प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। पिछले अनेक वीडियोज के माध्यम से आप और हम संस्कृत पढ़ने पढ़ाने में संलग्न हैं। आज भी एक अत्यंत उपयोगी विषय लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज का विषय है मित्रों, पुरुष एवं लकार। पुरुष किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा में पुरुषों की संख्या कितनी है अथवा किस किस पुरुष की क्या परिभाषा है, इस विषय पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। दूसरा, इसके बगल में लिखा है लकार। लकार संस्कृत भाषा में किसे कहा जाता है, उनकी संख्या संस्कृत भाषा में कितनी है अथवा किस किस लकार का किस किस काल में प्रयोग होता है, किस किस अवस्था में प्रयोग होता है, इस विषय पर हम विस्तार से आज चर्चा करने वाले हैं। चलिए आप ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुनते जाइए और कहीं भी आपका कोई भी आपकी कोई शंका होती है तो वीडियो का जो कमेंट है उस कमेंट में आप लिख करके मुझसे अपनी शंकाएं कर सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं का, आपके प्रश्नों का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए मित्रों, पुरुष शब्द पर आ रहे हैं। पुरुष से क्या तात्पर्य है, तो संस्कृत भाषा में अथवा सामान्य भाषा में पुरुष शब्द का अर्थ है व्यक्ति। पुरुष का अर्थ व्यक्ति होता है और व्यक्ति का सरलीकरण हम करते हैं। व्यक्ति का जब अर्थ करते हैं तो व्यक्ति का अर्थ है इकाई। पुरुष का अर्थ व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ इकाई। इसमें यहां जो पुरुष लिखा है उससे लिंग से इसका कोई संबंध नहीं है। पुरुष स्त्री इस प्रकार का जो लिंग निर्धारित किए हुए जो शब्द हैं उनसे तात्पर्य नहीं है। ये पुरुष जो है ये एक पारिभाषिक शब्द है। मैंने पारिभाषिक शब्दों के विषय में पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा की थी। आप उस वीडियो को अवश्य देखें, सुने, समझें, तो यहाँ इस प्रकार की कोई शंका आपको नहीं होगी। तो पुरुष का अर्थ है व्यक्ति और व्यक्ति का अर्थ है इकाई। दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं, संसार में जो भी भाषाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो या अन्य जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में, समस्त भाषाओं में तीन व्यक्तियों की अनिवार्यता होती है। तीन व्यक्तियों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति होती है। तीन इकाइयों की अनिवार्य रूप से उपस्थिति होती है। पहली इकाई, पहला व्यक्ति वह होता है जिसके विषय में कोई बात की जाती है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है। हमारी वार्ता का, चाहे हमारी वार्ता लिखित हो चाहे हमारी वार्ता मौखिक हो, एक कोई ऐसा विषय होता है जिसके विषय में हम अपनी चर्चा, अपनी वार्ता लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रारंभ करते हैं। तो वह जो हमारी वार्ता का विषय है, उस विषय की अनिवार्यता निश्चित रूप से होती है। उसके बिना हमारी वार्ता का प्रारंभ ही नहीं हो पाता है। तो एक वह व्यक्ति होगा अनिवार्य रूप से हमारे वाग व्यवहार में, हमारे लेखन के व्यवहार में, हमारे भाषा के व्यवहार में, जिसके विषय में हम अपनी जबान खोलेंगे, अपनी वाणी को प्रारंभ करेंगे अथवा अपनी लेखनी को प्रारंभ करेंगे। कोई न कोई विषय तो मित्रों होगा। एक वो विषय हो गया, एक वह व्यक्ति हो गया, एक वो इकाई होगी। दूसरी इकाई, दूसरा व्यक्ति अथवा दूसरी इकाई जो है वो वह होगी जिसको सुना करके, जिसको उद्देश्य करके, जिसको लक्ष्य बना करके हम मौखिक रूप से अपने शब्दों को निकाल रहे हैं अथवा लेखनी के रूप में अपने विचारों को, अपने शब्दों को हम प्रकट कर रहे हैं। जिसके लिए हम लिख रहे हैं, जिसके लिए हम बोल रहे हैं, जिसको सुनाकर हम अपनी बात कह रहे हैं, जिसको लक्ष्य बना करके हम अपने शब्द निकाल रहे हैं, वो जो हमारा लक्ष्य है, जिसको संबोधन हम कर रहे हैं, वह अनिवार्य रूप से होगा। क्यों? क्योंकि हमारा उद्देश्य तो आखिर किसी न किसी के लिए तो है
कि हम किसको बोल रहे हैं, हम किसको सुना रहे हैं, किसको लक्ष्य करके हम इस वाणी की अथवा लेखनी की क्रिया को अंजाम दे रहे हैं। तो वो दूसरी इकाई निश्चित रूप से होगी। तीसरी इकाई जिसकी अनिवार्यता निश्चित रूप से होगी ही होगी, वह व्यक्ति अथवा वह इकाई इस रूप में होगी जो स्वयं बोल रहा है अथवा स्वयं लिख रहा है। स्वयं लिखने वाला, स्वयं जो वक्ता के रूप में है, वह तीसरी इकाई अनिवार्य रूप से होगी। तो ये तीन इकाई जिनके विषय में मैंने आपके समक्ष निवेदन किया है कि ये भाषा का चाहे मौखिक रूप हो चाहे लिखित रूप हो, ये निश्चित रूप से होंगी ही होंगी। पहला, जिसके विषय में हम अपनी बात कर रहे हैं अथवा जिसके विषय में हम लिख रहे हैं, एक। दूसरा, जिसके लिए हम बोल रहे हैं, जिसको सुना करके हम बोल रहे हैं, वह दूसरी इकाई निश्चित रूप से होगी। और तीसरी इकाई बोलने वाला स्वयं वक्ता अथवा लेखक जो है, वह वो अनिवार्य रूप से भाषा में उपस्थित होगा। तो तीन इकाई होंगी। किसी भी भाषा में तीन इकाई होंगी। उन तीन इकाइयों को जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन तीन इकाइयों को ही संस्कृत भाषा में तीन पुरुष कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे तीन पुरुषों से क्या तात्पर्य। तीन इकाई जो किसी भी भाषा में अनिवार्य रूप से उपस्थित होती हैं, उनकी सत्ता बनी रहती है, तो उन तीन इकाइयों को, उन तीन व्यक्तियों को संस्कृत भाषा में पुरुष नाम दिया गया। पुरुष, तीन पुरुष होंगे। ये तीन समस्त भाषाओं में होंगे, लेकिन संस्कृत भाषा में उनको पुरुष नाम दिया गया। तो संस्कृत भाषा में जब ये प्रश्न आपसे किया जाए संस्कृत भाषा के विषय में कि संस्कृत भाषायाम कति पुरुषः भवन्ति, संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होंगे, तो क्योंकि दुनिया की तमाम भाषाओं में तीन इकाई होते हैं, तीन व्यक्ति होते हैं, तो संस्कृत भाषा, संस्कृत भी एक भाषा ही है, तो इस भाषा में भी तीन पुरुष होंगे। तो एक प्रश्न ये हो गया, संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं, संस्कृत भाषायां कति पुरुषा भवन्ति, तो अस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायां त्रयः पुरुषः भवन्ति। चलिए, ये तीन पुरुष की बात हुई, संस्कृत भाषा में तीन पुरुष हो गए। अब क्रम से हम विचार करते हैं कि तेषां पुरुषाणां संस्कृत भाषायां किम किम नाम अस्ति, किम किम अभिधानम अस्ति, उनके क्या क्या नाम हैं। संस्कृत भाषा में जो तीन पुरुष होते हैं, तो संस्कृत भाषा में उनके क्या क्या नाम रखे हुए हैं। नाम भी अत्यंत आवश्यक है। लघ्वर्थम ही संज्ञाकरणम है, छोटे संक्षेप से जो है हम अपना व्यवहार कर पाते हैं अगर कोई नाम रख लेते हैं, नहीं तो समझाएंगे हैं इसका ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और फिर कोई नाम रख देते हैं तो कहेंगे उसको बुला कर लाओ, तो तुरंत जो है उसका ग्रहण हो जाता है। तो संक्षेप्तता के लिए, व्यवहार करने के लिए संज्ञा रखते हैं, नाम रखते हैं। तो क्या क्या नाम हैं, पुरुषों के क्या क्या नाम हैं, चलिए। सबसे पहला नाम है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष। दूसरा नाम है मध्यम पुरुष। और तीसरा नाम है उत्तम पुरुष। भाषा की अनिवार्य रूप से जो तीन इकाइयां हैं, तीन व्यक्ति होते हैं, उन इकाइयों को, उन व्यक्तियों को संस्कृत में पुरुष नाम दिया गया और उन पुरुषों के फिर नाम रखे गए, उनका नामकरण संस्कार किया गया है। नामकरण संस्कार किया गया कि एक को हम प्रथम पुरुष कहेंगे, दूसरे को हम मध्यम पुरुष कहेंगे और तीसरे को उत्तम पुरुष कहेंगे।
प्रथम पुरुष कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे, उत्तम पुरुष कहेंगे। बहुत सरल शब्द हैं, आपके सुने सुनाए शब्द हैं, कोई ज़्यादा याद करने में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत भाषायाम त्रयः पुरुषा भवन्ति, 3 पुरुष होते हैं, तेषाम नामानि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो अब विचार करते हैं, एक एक पर विचार कर रहे हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहेंगे, मध्यम पुरुष किसे कहेंगे और उत्तम पुरुष किसे कहेंगे। पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष पर विचार कर रहे हैं। प्रथम पुरुष वह होता है जिसके विषय में वार्ता की जाती है, बातचीत की जाती है, चाहे वो वार्ता हमारी मौखिक हो अथवा लिखित हो। फिर से समझिएगा इस बात को, जिसके भी विषय में हम बातचीत करते हैं वह प्रथम पुरुष कहलाता है। हमारी वार्ता का जो विषय है, सब्जेक्ट है, केंद्र बिंदु है, जिसको केंद्र बना करके, विषय बना करके हम अपनी तमाम चर्चाएं कर रहे होते हैं, उस विषय को, उस केंद्र को, उस सेंटर प्लेस को संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष कहेंगे। मित्रों, जैसे हमारे देश का नाम भारत है, प्राचीन काल में आर्यावर्त नाम था, है, आजकल भारत नाम है। हमारे देश का नाम भारत है, तो हम किसके विषय में बात करने लगे? अपने देश के विषय में। जो हमारा देश है, जिसके हम निवासी हैं, उसके विषय में हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। तो क्योंकि हम देश के विषय में चर्चा करने लगे, अपने देश के विषय में, तो देश जो है, हमारा जो देश है, वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष की परिभाषा यही है कि जिसके भी विषय में बात की जाती है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। तो देश को हम प्रथम पुरुष कहेंगे। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े और हमने कहा श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्री नरेंद्र मोदी, इतना ही बोलें और स्पष्टता के लिए, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो अब हम देश से हट करके और हम चर्चा करने लगे, हम वार्ता करने लगे श्री नरेंद्र मोदी के विषय में। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो नरेंद्र मोदी के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, हम वार्ता कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी को प्रथम पुरुष कहा जाएगा। मित्रों, जिसके विषय में, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी प्रथम पुरुष कहलाएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अब हम नरेंद्र मोदी जी से हट करके और हम चर्चा करने लगे श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय में। तो क्योंकि हम अपनी चर्चा, हम अपनी वार्तालाप श्रीमती इंदिरा गांधी के विषय में कर रहे हैं, तो भले ही वो एक महिला थी, श्रीमती इंदिरा गांधी एक महिला थी, परंतु क्योंकि हम उनके विषय में बात कर रहे हैं, तो जिसके विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी महिला होते हुए भी संस्कृत भाषा में क्या कहलाएंगी? प्रथम पुरुष कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष की परिभाषा यही है कि जिसके भी विषय में बात की जाती है वह प्रथम पुरुष कहलाता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। किसी पशु के बारे में हम बात करें, है? गाय एक अत्यंत उपयोगी जानवर है। वैसे तो सभी जानवर अत्यंत उपयोगी हैं, लेकिन मैं प्रथम पुरुष को समझाने के लिए आपके समक्ष अपनी बात रख रहा हूं। गाय एक अत्यंत उपयोगी जानवर है। हम किसके विषय में बात करने लगे? गाय के विषय में, है? देश से हट करके, नरेंद्र मोदी जी से हट करके, श्रीमती इंदिरा गांधी जी से हट करके हम बातचीत किसके विषय में करने लगे? हम गाय के विषय में बात करने लगे। तो क्योंकि हम गाय के विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए गाय प्रथम पुरुष कहलाएगी। थोड़ा और हटते हैं, हम कहें कि यहाँ कमरे में आते हैं, जिस कमरे से मैं आपकी ये सेवा कर रहा हूँ, है? इस कक्ष में आ रहे हैं और इस कक्ष में ये आपके सामने
ये फलक दिखाई दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, मैं कहूं यह बोर्ड व्हाइट कलर का है, सफेद कलर का, श्वेत कलर का है, श्वेत ये सफेद कलर का है। तो अब मैं चर्चा किसके विषय में करने लगा? अपन मिलकर के किसके विषय में चर्चा करने लगे? इस बोर्ड के विषय में चर्चा करने लगे। तो ये बोर्ड एक जड़ वस्तु है, एक जड़ वस्तु है, ना ये पुरुष है, ना महिला है, ना ये जीव है, कोई पशु पक्षी भी नहीं है, बिल्कुल जड़ वस्तु है। लेकिन फिर भी हम इसे संस्कृत भाषा की भाषा में, संस्कृत भाषा के व्याकरण में हम इसे प्रथम पुरुष कहेंगे। क्यों बोर्ड को प्रथम पुरुष क्यों कहेंगे? क्योंकि अब हम बोर्ड के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो मित्रों, अब आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि चाहे कोई जीवित वस्तु हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई जीवित वस्तु हो अथवा कोई जड़ वस्तु हो, जिसके भी विषय में हम बातचीत करते हैं, हम वार्ता करते हैं, चाहे हमारी वार्ता लिखित हो अथवा मौखिक हो, तो हमारी वार्ता का जो विषय होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो टॉपिक होता है, जो केंद्र होता है, उसे संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो अब मैं समझता हूं कि अधिक आगे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप खूब समझदार हैं और इतनी चर्चा से आप समझ चुके हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहेंगे। जिसको हम संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में उसे ही थर्ड पर्सन कहा जाता है। ये आगे मैं स्पष्ट करूंगा, अभी इतना ही समझ लीजिएगा कि संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष कहते हैं और जिसको हम संस्कृत भाषा में प्रथम पुरुष कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में वही थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए, ये प्रथम पुरुष। अब हम लेते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष दूसरा है मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष से क्या तात्पर्य है? मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? चलिए थोड़ा विचार करते हैं। मध्यम पुरुष उसे कहा जाता है जिसको सुना करके हम अपनी बात कह रहे हैं, जिसको लक्ष्य बना करके, जिसको संबोधित करते हुए हम अपनी बात कह रहे हैं। तो या और सरल शब्दों में हम कहें तो जिसको सुनाकर हम अपनी बात कहते हैं, तो वह सुनने वाला जो व्यक्ति है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे मध्यम का अर्थ यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई ये मध्यम कोटि का व्यक्ति है, ऐसा तात्पर्य नहीं है, बल्कि संस्कृत या किसी भी भाषा की जो इकाई है, तो संस्कृत भाषा में उस इकाई का एक नाम रख दिया गया है, संज्ञा उसकी कर दी गई कि मध्यम कहलाएगा। तो जैसे मैं आपको सुना करके अपनी बात कह रहा हूं, आज आप श्रोता के रूप में हैं, तो आप मध्यम पुरुष कहलाएंगे। जिसको भी सुना करके कोई बात की जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाएगा। मैं आपको सुना करके अपनी बात कह रहा हूं, आपको लक्ष्य करके अपनी बात कह रहा हूं, तो आप मध्यम पुरुष कहलाएंगे। जब आप मेरे से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, आप बोलने लगे, आप मौखिक बोलने लगे अथवा लिखित रूप से बोलने लगे, आप पूछने लगे, मुझसे पूछने लगे, तो फिर जो है मैं मध्यम पुरुष, क्योंकि आपकी बात को अब मैं सुन रहा हूं, आप मुझे लक्ष्य कर करके अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं मध्यम पुरुष कहलाऊंगा। तो आप समझ गए हैं कि जिसको लक्ष्य करके, जिसको संबोधित करके या जो श्रोता के रूप में है, वह इकाई, वह व्यक्ति संस्कृत भाषा में मध्यम पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इस मध्यम पुरुष को अंग्रेजी भाषा में, मैं ये तुलना इसलिए कर रहा हूँ, दोनों भाषाओं की हम किसी बात की तुलना करते हैं तो थोड़ा हमारी स्मृति में, स्थायित्व में अधिकता आती है। तो मध्यम पुरुष उसे कहेंगे जिसको हम संस्कृत भाषा में मध्यम पुरुष कहते हैं, उसे अंग्रेजी भाषा में सेकंड पर्सन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है उत्तम पुरुष।
तीसरा पुरुष है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? अब मैं फिर निवेदन कर रहा हूं आपसे कि प्रथम, मध्यम, उत्तम, ये जो प्रचलित शब्द हैं, जिन अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग होता है सामान्य भाषा में, वह अर्थ इन शब्दों का यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। ये संस्कृत व्याकरण के अपने पारिभाषिक शब्द हैं। इनका अर्थ यहाँ जो वैयाकरण चाहते हैं, जो विद्वान लोगों को जो अपेक्षा है, वही अर्थ आपको यहाँ पर लेना है। तो उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? बात करने वाला स्वयं, चाहे वो मौखिक बात कर रहा है अथवा लिखित बात कर रहा है, बात करने वाला जो स्वयं है, जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। 3 इकाइयां, 3 व्यक्ति अनिवार्य रूप से भाषा में होते हैं, इस पर हम खूब विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, बार बार उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो वक्ता है, बोल रहा है, वह स्वयं जो है वो उत्तम पुरुष कहलाता है। संस्कृत भाषा में उस इकाई को, उस व्यक्ति को उत्तम पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 पुरुष संस्कृत भाषा में, और तीनों के विषय में उनकी क्या क्या परिभाषा हो सकती है, उनका क्या तात्पर्य निकलता है, उनका क्या स्वरूप है, ये मैंने आपके समक्ष निवेदन करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप अच्छी प्रकार से इन तीनों पुरुषों के विषय में आप समझ चुके हैं। संस्कृत भाषायाम कति पुरुषा भवन्ति, यदि ये प्रश्न किया जाता है संस्कृत भाषा में पुरुष कितने हैं, तो अस्य प्रश्नस्य उत्तरम त्रयः पुरुषः। संस्कृत भाषायाम त्रयः पुरुषा सन्ति, 3 पुरुष होते हैं। तेषां किम किम नाम कानि कानि नामानि सन्ति, पुरुषाणाम कानि कानि नामानि सन्ति, कौन कौन से उनके नाम हैं? तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम, मध्यम, उत्तम, ये उनके नाम हो गए। अब चलिए, अब हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि संस्कृत भाषा में किन किन शब्दों के माध्यम से इन तीनों पुरुषों की अभिव्यक्ति होती है। हम संस्कृत जब पढ़ेंगे तो संस्कृत पठन पाठन के समय हम कैसे पहचानेंगे कि ये पुरुष जो है ये प्रथम पुरुष है, ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है, उनमें कौन कौन से शब्द आ सकते हैं संस्कृत भाषा के। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, और कुछ ऐसे शब्द होंगे जो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। तो इनको हम बहुत ही आसान एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपके सामने रखने वाला हूं। केवल थोड़े से इशारे से 2 मिनट में आप पुरुष के पूरे प्रकरण को समझ जाएंगे। आप ध्यान तो दे रहे हैं ना? सावधान है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान होकर के हम किसी भी बात को, किसी भी कार्य को जब करते हैं तो उसमें रिजल्ट्स, उसके परिणाम बेहद उत्तम होते हैं, अच्छे होते हैं। तो चलिए, आप ध्यान से सुन रहे हैं, सावधान होकर सुन रहे हैं, तो इशारे से मेरी बात को समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूं उत्तम पुरुष को। तीसरा जो है, तीसरे नंबर का जो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं संस्कृत के, वह मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये नीचे से क्रम में इसलिए शुरू कर रहा हूं, आप इसको समझ जाएंगे कि डॉक्टर साहब ने कैसे ये उत्तम पुरुष पहले ले लिया, प्रथम पुरुष पहले क्यों नहीं लिया, इसका उत्तर आप स्वयं लगा लेंगे। तो उत्तम पुरुष जो है, उत्तम पुरुष के लिए संस्कृत भाषा में आचार्य पाणिनि ने जो परिभाषाएं दी हैं, उन परिभाषाओं का विस्तार से आज मैं आपके सामने कोई चर्चा नहीं करने वाला हूं। संकेत में अस्मद्युत्तम है, उन्होंने एक सूत्र दिया कि अस्मद के रूप आपने देखे होंगे, अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं। तो अस्मद का कहीं प्रसंग बन रहा हो
तो वहाँ पर उत्तम पुरुष होता है। मैं आपके समक्ष सार रूप में उसका अत्यंत सरलीकरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में केवल और केवल आप 3 शब्द ध्यान रख लीजिए। केवल 3 शब्द आप ध्यान रख लेते हैं तो उत्तम पुरुष आपके कब्जे में हो जाता है, उत्तम पुरुष आपकी स्मृति में स्थायी हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्या? अहम और आवाम और वयम, ये 3 शब्द हैं। ये 3 ही शब्द बस उत्तम पुरुष में आप ध्यान रखिएगा। 3 शब्दों में पूरा उत्तम पुरुष समाहित हो गया। अहम, आवाम, वयम। अहम से तात्पर्य है मैं, और आवाम का अर्थ है हम दो, और वयम का अर्थ है हम सब। ये जो 3 शब्द हैं अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं, और इन 3 शब्दों को यदि आपने याद कर लिया, याद हो ही गए हैं आपको, अभी जैसे ही मैंने लिखा है आपको याद भी हो गए। अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष। ये आपका उत्तम पुरुष पूरा हो गया। आपसे कोई पूछे अहम, अहम शब्दस्य को अर्थः अस्ति, अहम शब्द का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे मैं। अहम का अर्थ है मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। अंतिम अक्षर जो है वो हल है, इनमें हल है, इसमें आकार नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जब कोई, थोड़ा सा और संकेत कर रहा हूं, कहीं कहीं आपको ये अहम इस रूप में भी दिखाई देगा, अहम इस रूप में भी दिखाई देगा। जब पीछे कोई भी व्यंजन होता है, जैसे अहम गच्छामि, ऐसा लिख देते हैं हम, पीछे कोई भी व्यंजन आता है तो पद के अंत में जो मकार अक्षर होता है, यही मकार अक्षर, मकार से आप समझ गए होंगे, मैंने पारिभाषिक शब्दों का जो वीडियो है उसमें विस्तार से ये पूरी चर्चाएं की है, मकार का क्या अर्थ है। तो ये जो मकार है, ये मकार अनुस्वार के रूप में बदल जाता है। तो कहीं ये अहम आपको इस रूप में दिखाई देगा। कब बदलता है? ये मैं अनुस्वार के रूप में कब बदलता है? जब पीछे कोई भी व्यंजन हो। देख कितनी सरल संधि है, एक नियम आपने ध्यान रख लिया, पीछे कोई भी व्यंजन आ जाए हैं तो पद के अंत में जो मैं अक्षर होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अनुस्वार में परिवर्तित होता है। क्यों? यहाँ गए व्यंजन आ गया, इसलिए ऐसा। ये आवाम जो है इस रूप में भी आपको दिखाई देगा। क्यों? कब देगा? जब पीछे कोई व्यंजन होगा, जैसे गच्छामि की तो नहीं आएगा, गच्छावे आएगा, है गच्छावे, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। ये वयम हमें इस रूप में भी दिखाई दे देगा, इस रूप में भी दिखाई देगा। कब? जब पीछे कोई भी व्यंजन यदि आ जाता है तो अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दो, और वयम का अर्थ है हम सब। ये 3 शब्द आपने याद कर लिए, और याद कर ही लिए तो उत्तम पुरुष पर आपने कब्जा कर लिया। उत्तम 3 पुरुष हैं, 3 पुरुषों में से एक पुरुष को आपने बस कुछ एक सेकंड में ही समझ लिया। अहम, आवाम, वयम, अहम, आवाम, वयम, अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। उत्तम पुरुष मित्रों पूरा हो गया। उत्तम पुरुष में 3 शब्द आए, अहम, आवाम, वयम। और इस उत्तम पुरुष को अंग्रेजी भाषा में, अभी मैंने आपके सामने रखा था, अंग्रेजी भाषा में इसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में, संस्कृत भाषा में जिसको उत्तम पुरुष कह रहे हैं, मैं, हम दो, हम सब, अहम, आवाम, वयम। अंग्रेजी भाषा में इसी उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, वी इत्यादि, आई, माई, मी, वी, अवर, अस इत्यादि शब्द ये उसमें फर्स्ट पर्सन में काउंट होते हैं। तो उनके इसी प्रकार के अर्थ हैं। मैं, हम द्विवचन क्योंकि अंग्रेजी में नहीं है, मैं, हम दो, हम सब, इसी प्रकार के अर्थ अंग्रेजी भाषा में जो आई है, वी है,
इन शब्दों के निकलते हैं। तो ये तुलना आप करके उसको अपनी स्मृति में स्थायी कर सकते हैं कि जिसको उत्तम पुरुष, जिसको संस्कृत भाषा में उत्तम पुरुष कहा जाता है, अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब, इसी को अंग्रेजी भाषा में फर्स्ट पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तम पुरुष आपका पूरा हो गया। कितने शब्द आए? 3 शब्द आपको ध्यान रखने हैं उत्तम पुरुष के लिए। कौन कौन से शब्द हैं? अहम, आवाम, वयम। उत्तम पुरुष पूरा हो गया आपका। अब चलिए 2 नंबर को लेते हैं। 2 नंबरी को ले रहे हैं। 2 नंबरी कौन सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष किसे कहेंगे? मध्यम पुरुष की परिभाषा तो आपने समझ ली है। अब मध्यम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आएंगे, तो इसके लिए आचार्य पाणिनि कहते हैं युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यम है। युष्मद का जहाँ प्रकरण बन रहा हो, युष्मद के रूप आपने पढ़े हैं, सुने हैं, त्वम, युवाम, यूयम, इस प्रकार से उसके रूप चलते हैं। तो आप संक्षेप में मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, केवल 3 शब्द ही आप ध्यान रख लीजिए। उत्तम के 3 शब्द आपने याद कर लिए, अहम, आवाम, वयम, उत्तम पुरुष पूरा। 3 ही शब्द आप मेहरबानी करके हैं आप मध्यम पुरुष के याद कर लीजिए। और वो कौन से हैं? त्वम, युवाम और यूयम। इनमें भी अंतिम अक्षर हल है। ये मैं हल है, ये मैं हल है, ये मैं हल है। ये शब्द भी आपको जब पीछे कोई व्यंजन होगा तो इस रूप में दिखाई देंगे, इस रूप में दिखाई देंगे, इस रूप में दिखाई देंगे। कब होगा अनुस्वार? जब पीछे कोई व्यंजन आता है। कोई भी व्यंजन आए हैं तो मैं अक्षर को अनुस्वार हो जाता है, मैं अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है। तो ये 3 शब्द जैसे ही आपने याद किए, आपका मध्यम पुरुष पूरा हो गया। त्वम का अर्थ है तुम, एक व्यक्ति के लिए, एक वचन में तुम। और युवाम का अर्थ है तुम दो, और यूयम का अर्थ है तुम सब। यूयम का अर्थ है तुम सब। त्वम का अर्थ है तू, एक के लिए कहेंगे, हैं, तू या तुम। युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। इस प्रकार से ये 3 ही शब्द मध्यम पुरुष में है। मध्यम पुरुष पूरा हो गया। कौन कौन से शब्द आए मध्यम पुरुष में? त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। और हमारा मध्यम पुरुष पूरा हो गया। कितना सस्ता है, कितना सरल है। अंग्रेजी भाषा में थोड़ा तुलना कर रहा हूं, इनके अर्थ आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, याद भी आपको हो गए हैं। त्वम का अर्थ है तुम, एक के लिए, एक वचन में। युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। इस प्रकार से इन शब्दों के अर्थ हैं। जिसको हम संस्कृत भाषा में मध्यम पुरुष कह रहे हैं, संस्कृत भाषा में मित्रों जिसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं, उसी को अंग्रेजी भाषा में सेकंड पर्सन के नाम से जाना जाता है। सेकंड पर्सन कहेंगे उसको। अंग्रेजी का जो सेकंड पर्सन है, उस सेकंड पर्सन में यू शब्द आता है, यू। और यू का अर्थ है तुम। अंग्रेजी में एक के लिए भी यू, और सब दो के लिए भी, और 2 से अधिक हों उन सब के लिए यू शब्द का प्रयोग। तो यू, योर, योरसेल्फ इत्यादि जो शब्द हैं वो अंग्रेजी भाषा में सेकंड पर्सन में आते हैं, और उनके भी अर्थ इसी प्रकार से निकलते हैं। यू तुम दो, तुम सब। ये सभी अर्थ अंग्रेजी भाषा का जो सेकंड पर्सन है उसमें भी इसी प्रकार के निकाले जाते हैं। इसलिए मध्यम पुरुष जिसको संस्कृत में बोल रहे हैं, उसी को अंग्रेजी भाषा में सेकंड पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको 2 पुरुष याद हो गए हैं। आपको उत्तम पुरुष याद हो गया, अहम, आवाम, वयम। आपको मध्यम पुरुष भी याद हो गया है, त्वम, युवाम, यूयम।
तो त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष ये पूरा हो गया। तो 6 शब्द हो गए, 3 उत्तम पुरुष के अहम आवाम वयम, 3 मध्यम पुरुष के त्वम युवाम यूयम। 2 पुरुष आपने पढ़ लिए, उत्तम पुरुष आपने पढ़ लिया, मध्यम पुरुष आपने पढ़ लिया, और उनके अंतर्गत 6 ही शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से शब्द? अहम, आवाम, वयम। मैं फिर से लिख रहा हूं बोर्ड पर, अहम, आवाम और वयम और त्वम, युवाम और यूयम। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसको आसानी से जो है स्मृति में आपके आ जाए कि ये उत्तम पुरुष पूरा हो गया और ये मध्यम पुरुष पूरा हो गया। केवल 6 शब्द आपने याद किए और 2 पुरुष आपने निपटा दिए हैं। 2 पुरुष पूरे हो गए। कितने पुरुष थे? 3 ही तो थे, 3 ही तो पुरुष थे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। आपने 6 शब्दों में 2 पुरुष जो है वो याद कर लिए। उत्तम पुरुष याद कर लिया आपने, अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष होगा त्वम, युवाम, यूयम। अब बचा प्रथम पुरुष बचा। तो उसके लिए है शेषे प्रथम। शेषे प्रथम, जो शेष बच गया इन 6 शब्दों के अतिरिक्त, इन 6 से अतिरिक्त जो भी शेष बच गया, मित्रों ये कितनी गजब की ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं पुरुषों को याद करने की, पुरुषों को पहचानने की। कितनी गजब की, इससे सरल और क्या ट्रिक हो सकती है। देखिए, इन 6 से अतिरिक्त जो यहाँ श्याम पट पर इस पर बोर्ड पर जो लिखे हैं, इनसे अतिरिक्त शेषे प्रथम, जो शेष जो भी शब्द होंगे, हजारों नहीं मित्रों, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों अरबों खरबों शब्द संस्कृत भाषा के, वो फिर किस में आप उनको काउंट करेंगे, किस में गिनती करेंगे? शेषे प्रथम। वो सब प्रथम पुरुष, बस उसको आप आसानी से पहचान लेंगे। प्रथम पुरुष कौन सा होगा? तो ध्यान कर लीजिए कि वो अहम, आवाम, वयम, इनमें जो नहीं आता, त्वम, युवाम, यूयम, इनमें जो नहीं आता, इनसे जो भी बाहर है वह प्रथम पुरुष कहलाएगा। जैसे एक शब्द ले रहा हूं, थोड़ा सा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। जैसे राम शब्द आया, राम, तो राम शब्द को आपने आसानी से पहचान लिया कि ये प्रथम पुरुष कहलाएगा, ये प्रथम पुरुष का शब्द है। क्यों? क्योंकि यह न तो उत्तम पुरुष में लिखा है, ना ही ये मध्यम पुरुष में आता है। तो शेषे प्रथम, ये शेष में चला गया है, शेष है। इन 6 शब्दों से शेष है, इसलिए राम शब्द प्रथम पुरुष का शब्द हो गया। सीता शब्द आ गया है, सीता, तो सीता शब्द को आप किस पुरुष में गणना करेंगे? सीता शब्द से, तो ये प्रथम पुरुष में इस सीता शब्द को मानेंगे। क्यों? कैसे पहचान लिया? बहुत आसानी से पहचान लिया। क्यों? क्योंकि सीता शब्द ना तो उत्तम पुरुष में आता है, अहम, आवाम, वयम में नहीं आता है, ना ही मध्यम में आता है, त्वम, युवाम, यूयम में भी नहीं आता है। अतः इसलिए सीता जो शब्द है वो प्रथम पुरुष का शब्द कहलाएगा, प्रथम पुरुष के अंतर्गत माना जाएगा। तो ये एक ट्रिक दी है मैंने आपको प्रथम पुरुष को पहचानने की। शेष सभी जो शब्द हैं वो सभी शब्द वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ये पुरुषों का जब प्रकरण होगा, पुरुष की जब पहचान आप करने लगेंगे, तो आसानी से ये फित्ता डाल करके आप पुरुष को पहचान लेंगे कि ये मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है और ये प्रथम पुरुष है। तो मित्रों, ये पुरुष के विषय में मैंने व्यापक रूप से आपके समक्ष चर्चा करने का प्रयास किया है। अब थोड़ा सा जो है मैं प्रथम पुरुष उसकी, वैसे तो आप समझ गए कि शेष जो शब्द हैं वो प्रथम पुरुष में आएंगे हैं, लेकिन जिन सर्वनाम शब्दों का बार बार आपके सामने प्रयोग होगा, आपके सामने उनकी साक्षात्कार होगा, ऐसे कुछ सर्वनाम शब्द हैं जो मैं आपके सामने
लिख रहा हूँ, जो अत्यंत उपयोगी हैं प्रथम पुरुष के, उनको आप याद भी कर लेंगे, और वो सभी प्रथम पुरुष में हैं। प्रथम मध्यम उत्तम के तो 6 शब्द आप याद रखिए। प्रथम पुरुष क्योंकि बहुत व्यापक है तो उसका थोड़ा सा संकेत, थोड़ा विस्तार आपके सामने दे रहा हूं सर्वनाम शब्दों के रूप में। जैसे हम 3 भागों में प्रथम पुरुष को बांटेंगे। पहले लिखेंगे पुल्लिंग का प्रथम पुरुष, पुल्लिंग का प्रथम पुरुष। तो पुल्लिंग का जो प्रथम पुरुष है, सरलता के लिए समझने के लिए प्रथम पुरुष के जो सर्वनाम हैं उनको हम 3 भागों में बांटेंगे हैं। तो पहले पुल्लिंग का प्रथम पुरुष, तो पुल्लिंग के प्रथम पुरुष में सह, फिर तऊ और ते। सह का अर्थ है वह, तऊ का अर्थ है वे दो, और ते का अर्थ है वे सब। इस प्रकार से अर्थ होंगे। स मानी वह, तऊ मानी वे दो, ते मानी वे सब। ये पुल्लिंग का प्रथम पुरुष हो गया। सर्वनाम शब्दों के विषय में विस्तार से अलग से बाद में अपन जब शब्द रूप पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। अभी जितना आवश्यक है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो सह का अर्थ है वह, तऊ का अर्थ है वे दो, ते का अर्थ है वे सब। ते का अर्थ वे सब, अंग्रेजी में दे का अर्थ वे सब हैं, दे आर गोइंग हैं, दे आर रीडिंग। तो सह मानी वह, तऊ मानी वे दो, और ते माने वे सब। ये पुल्लिंग का प्रथम पुरुष हो गया, प्रथम पुरुष पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष में दूसरा विभाजन करेंगे अपन, स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष। और स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष में सा, ते, तहा, ये 3 शब्द आएंगे। पुल्लिंग में सह का प्रयोग करेंगे, सह बालक, और स्त्रीलिंग में सा शब्द का प्रयोग करेंगे हैं। अंग्रेजी में स्त्रीलिंग में सा का अर्थ वह, अर्थ उसी प्रकार, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। सा वह, और वे दो, और वे सब। अर्थ में कोई अंतर नहीं है, शब्दों में अंतर आ गया। स्त्रीलिंग में सा का अर्थ वह, ते वे दो, ताहा वे शब्द। देखिए यहां ते बहुवचन में था, पुल्लिंग में ते का अर्थ वे सब होगा है, स्त्रीलिंग में ते का अर्थ वे दो। ये ध्यान रखने की बात है। तो सा मानी वह, ते मानी वे दो, ताहा मानी वे सब। अंग्रेजी में सी बोल देते हैं स्त्रीलिंग में, वह के लिए सी का प्रयोग कर देते हैं। तो सभी नकल की हुई है। अंग्रेजी वालों ने हमारे ही गोदाम से जो है वो सारे शब्द जो हैं वो चुरा करके और थोड़े थोड़े उनको मॉडिफाई कर दिए हैं ताकि संस्कृत वाले पहचान ना पाए हैं, लेकिन संस्कृत वाले सब जानते हैं। तो सा मानी वह, ते मानी वे दो, तह मानी वे सब। ये स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष, स्त्रीलिंग का प्रथम पुरुष। और इसके आगे नपुंसक लिंग का प्रथम पुरुष, क्योंकि संस्कृत भाषा में 3 लिंग हैं। तो नपुंसक लिंग का प्रथम पुरुष, इसको भी देख लेते हैं। ये है तत्, ते और तानी। तत्, ते, तानी, इनके अर्थ भी वह हैं, बिल्कुल वही अर्थ हैं, वह और वे दो और वे सब। इस प्रकार से अर्थ होंगे। तत्, ते, तानी, तत् वह, ते वे दो, तानी वे सब। यहां स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में जो ते है उसका अर्थ है वे दो। पुल्लिंग में जो ते है उसका अर्थ है वे सब। ते पुरुषः संति, ते बालकः, ते छात्रः, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। यहाँ ते दो के लिए है, दो बालिकाएं हैं तो कहेंगे ते बालिके, ते बालिके। 2 पुस्तकें हैं तो कहेंगे ते पुस्तके, इस प्रकार से प्रयोग करेंगे। तो ये इनका अंतर है। अर्थ में कोई अंतर नहीं, अर्थ सबके इसी प्रकार से हैं। तो ये 9 शब्द हो गए, कुल मिलाकर के 9 शब्द हो गए। सह, तऊ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, तहा, नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानी। ये 9 शब्द हो गए जो प्रथम पुरुष में आएंगे। प्रथम पुरुष में क्यों आएंगे? क्योंकि ये ना तो उत्तम पुरुष में है और ना मध्यम पुरुष में है, इसलिए किस में चले जाएंगे? शेष में, इसलिए प्रथम पुरुष कहलाएंगे। तो इसके अलावा जो है 2 शब्द आप और ध्यान रख लीजिएगा। एक शब्द है
भवान, जिसका प्रचलन बहुत है, आपके सामने बार बार आएगा। भवान शब्द है, भवान, जिसका अर्थ है आप, और इसका प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में। पुल्लिंग में इसका प्रयोग करते हैं। और एक शब्द है भवती, बड़ी ई की मात्रा है, इसका अर्थ भी आप है, जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करते हैं। अब क्योंकि ये भवान और भवती शब्द भी उत्तम पुरुष में नहीं है, अहम आवाम वयम में है नहीं, मध्यम में भी नहीं है, त्वम युवाम यूयम में नहीं है, इसलिए किस पुरुष में कहलाएंगे ये दोनों शब्द? प्रथम पुरुष में कहलाएंगे। तो भवान, भवान का अर्थ है आप, पुल्लिंग में इसका प्रयोग करेंगे। जैसे भवान आगच्छतु, कोई पुरुष हैं, कोई आ रहे हैं, कोई आदरणीय व्यक्ति हैं, तो अपन कहेंगे भवान आगच्छतु, भवान उपविशतु, आप आइए, आप बैठिए। इस भवान शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में करेंगे। भवती कोई महिला है, कोई स्त्री है, उसको हम आदर पूर्वक बोलेंगे, तो भवती आगच्छतु, आप आइए, भवती उपविशतु, आप बैठिए। तो स्त्रीलिंग में भवती शब्द का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखना है, यहाँ भवती में बड़ी ई की मात्रा है, वो भवती नहीं है, भवती भवते भवंती वाला है, क्रियापद नहीं है, क्रियापद ये नहीं है। तो दो शब्द ये हो गई। इसके अतिरिक्त इन 9 शब्द मैंने वो रखे थे आपके सामने हैं, और 2 ये हो गए, भवान भवती शब्द हो गए। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी वस्तु, राम लक्ष्मण कोई भी नाम आ जाए व्यक्ति का, किसी वस्तु का नाम आ जाए, है कोई भी, जैसे बोर्ड है, कमरा है, कलम है, कोई भी वस्तु का नाम आ जाए, किसी काल का नाम आ जाए, है कोई भी सोमवार मंगलवार, कोई भी महीना है, या कोई भी स्थान का नाम आ जाए, दिल्ली, अलवर, जयपुर, बहरोड, किसी का भी नाम आ जाए, है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी काल का, कोई भी जो नाम है वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आएंगे। क्यों? क्योंकि वो ना तो उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम में है, और ना ही मध्यम पुरुष में है, त्वम युवाम यूयम में है। इसलिए वे सब किस में कहलाएंगे? प्रथम पुरुष में कहलाएंगे। ये पुरुष के विषय में मैंने विस्तार से चर्चा करने का प्रयास किया है। मुझे पूरी अपेक्षा है, आशा है कि आप इसको समझ चुके हैं। अब थोड़ी सी चर्चा अपन करने वाले हैं लकार के विषय में। चलिए, लकार, मैंने आपके सामने कल के वीडियो में ये बात रखी थी, पारिभाषिक शब्दावली नामक जो वीडियो है उसमें मैंने एक आपको संस्कृत भाषा का एक नियम बताया था कि वर्णात्कार कि संस्कृत भाषा में वर्ण को बोलते हैं तो कार प्रत्यय उसके साथ में जुड़ जाता है। तो लय जो अक्षर है, लय, अब इसको अपन हिंदी में तो लय बोलेंगे, लय, लेकिन संस्कृत में इसी अक्षर को अपन लकार कहेंगे। लकार नाम से, तो लकार का अर्थ लय अक्षर, ये इसका सामान्य मोटा अर्थ हुआ लकार का। अब संस्कृत भाषा में लकार जो है वो किसके लिए प्रचलित हो गया, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। कुछ काल का निर्देश करने वाले जो प्रत्यय हैं, विशेष स्थितियों का प्रत्यय निर्देश करने वाले जो प्रत्यय हैं, जिनके आधार पर, जिनके स्थान पर फिर तिप तस जी इत्यादि 18 जो प्रत्यय हैं जिनको तिंग प्रत्यय कहते हैं, ये चर्चा भी मैं पिछले वीडियो में अच्छी प्रकार से कर चुका हूं। तो जिनके स्थान पर तिंग प्रत्ययों का आदेश हो जाता है उन सबको लकार कहा जाता है। अब इन लकारों की संख्या कितनी है? तो 10 है। यदि अयम प्रश्न है संस्कृत भाषायां कति लकाराः भवन्ति, कति लकाराः सन्ति, संस्कृत भाषा में कितने लकार हैं? तो अस्य प्रश्न से उत्तरम 10 लकाराः सन्ति संस्कृत भाषायां। संस्कृत भाषा में 10 लकारों का प्रयोग होता है। अब वो 10 लकार कौन कौन से हैं, मैं एक सरल ट्रिक से आपको यहाँ
बता रहा हूं कि आप उनको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। जैसे आपने प्रत्याहार सूत्र याद किए हैं, प्रत्याहार सूत्र आपने अच्छी प्रकार से याद कर रखे हैं, ए ई उ और ण को छोड़ देते हैं, फिर आगे री है, ये क्रम चलता है अपना। और इसके आगे जो है आई उन रील रिक और फिर ए रील रिक, मैं री को यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसको आपको छोड़ना है, आगे ए और ओ, ए ओंग, तो उसका ए ओ आता है। तो ये जो अक्षरों का क्रम है प्रत्याहार सूत्रों में, इसके आधार पर आप इन लकारों के नाम अच्छी प्रकार से याद कर सकते हैं। 10 जो लकार हैं उनमें से 6 लकार इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। जैसे एक ए आएगा तो जैसे लट, लट में ए है, फिर लिट दूसरे नंबर पर, यहाँ ई से इसको याद कर सकते हो, तीसरे में लुट और चौथे में लिट और ये आगे लेट, ए आ गया और फिर आगे लोट। ये 6 लकार हो गए। ये यहाँ संख्या डाल रहा हूं मैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। तो 6 जो लकार हैं इनको आप सरलता से इस प्रकार से, इन अक्षरों को आपने याद किया हुआ है, इनका क्रम आपके ध्यान में है ही, तो इस क्रम से आप, इस क्रम की सहायता से आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ लट, पहला लकार लट लकार है, दूसरा लिट लकार है, तीसरा लुट लकार है, चौथा लिट लकार है, पांचवा लेट लकार है, छठा लोट लकार है। और फिर इसी क्रम से आप यहाँ 7वां जो लकार है वो है लंग। इस अक्षर को गै बोलना चाहिए, गै। ड़े जो है वो ये कोई अक्षर नहीं है वैसे, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसा इसका प्रचलन हो गया है। तो ये जिसके नीचे बिंदी हो उसको ड़े, जैसे सड़क, उसको ड़े अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं। लेकिन पीछे जो बिंदी लगी होती है, ये है बिंदी लगी होती है, इसको हमेशा आप गै बोलिएगा, लंग गै इसका उच्चारण आपको करना चाहिए। तो 7 में लंग और 8 में, अब जैसे यहाँ ए आ गया, फिर ई है तो लिंग और फिर ऊ है तो नो जो है ये हो गया लुंग, और फिर री है तो ये हो गया 10वां लृंग। इस प्रकार से ये 10 लकार आपके पूरे हो गए। ये जो लिंग है इसके 2 भेद करते हैं, एक एक विधिलिंग बोलते हैं, विधिलिंग, और दूसरा है इसका आशीर्लिंग। इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो 2 पार्ट उसके बन जाते हैं। चलिए फिर से एक बार नज़र डाल रहे हैं। ये अक्षरों का जो क्रम था, आपकी सहायता के लिए मैंने आपको एक ट्रिक दी है कि इस ट्रिक से हम आसानी से इनको याद रख सकते हैं। तो पहला लट, फिर दूसरा लिट, लुट, लिट, लेट और लोट, और फिर लंग, फिर लिंग के 2 भेद हो गए, विधिलिंग और आशीर्लिंग, और फिर लुंग और लिंग। ये 10 लकार हो गए। अब इसमें 6 जो लकार हैं जो यहाँ लिखे हैं, 6 लकार, इन लकारों को टित लकार कहते हैं। टित लकार, इनको टित किस लिए कहते हैं? इनमें टय की इत संज्ञा हुई है, टय की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए इनको टित लकार बोलते हैं। इनमें जो स्वर हैं वो स्वर सभी इस प्रकार से लिखे हुए हैं, अनुनासिक का चिन्ह, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था, आजकल लगाते नहीं हैं, ये सब अनुनासिक का चिन्ह है। इसलिए इनमें जो स्वर है उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी, और टय जो अंतिम अक्षर है टय, उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। केवल इनका लय बसता है, लय, सबका लय बसता है, और लय को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। इसलिए इन सब का नाम भी क्या पड़ गया? लकार नाम पड़ गया। तो मैं आपसे कह रहा था कि ये टित लकार हैं 6। टित इनको इसलिए कहते हैं, इन सब में टय की इत संज्ञा होगी, है, हलंत्यम सूत्र से सब में टय की इत संज्ञा होगी, तस् लोप है, फिर उसका लोप हो जाएगा, है।
तो इनमें टे 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 लगा है, इसलिए टित लकार कहलाते हैं। ये टे अनुबंध के कारण टित लकार कहलाते हैं, जिनकी संख्या 6 है। और ये 4 जो लकार है, टित लकार कितने हो गए? 6 हो गए। और ये इधर जो है ये गित लकार कहलाते हैं। ये जो 4 हैं ये गित लकार कहलाते हैं। कैसे लकार कहलाएंगे? गित लकार। लंग, लिंग, लिंग के 2 भेद, लुंग, लिंग, सब में गै लगा है, इनमें भी ऐसा ही है। ये इस प्रकार से अनुबंध होता है, इस संज्ञा होकर के लोप हो जाता है कि इनका भी केवल लय ही बचता है, इसलिए इनका भी नाम लकार है। तो ये गै 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 की इस संज्ञा होती है, इसलिए इनका नाम गित है। तो ये 4 हो गए गित लकार। 6 लकार टित हो गए, जिनके अंत में टे लगा है। 4 लकार गित हो गए, जिनके अंत में गै लगा हुआ है। इस प्रकार से ये 10 लकार होते हैं संस्कृत भाषा में, जो मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब सामान्य रूप से केवल इतना हम एक बात और समझ लेते हैं कि इन लकारों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। देखिएगा, अच्छा एक बात और सरलता है, आपको खुशी होगी उसको सुन करके कि ये जो 10 लकार हैं तो 10 लकार, लेकिन जो आजकल प्रचलन में है, जो लौकिक संस्कृत भाषा है, जो प्रचलन में संस्कृत भाषा है, उसमें आपके स्तर के लिए, आपके काम के जो हैं वो केवल 5 ही हैं, है? तो आपका ध्यान जो है आपके लिए जो उपयोगी है वो 5 ही लकार हैं, 5 की ही आपको तैयारी करनी है? तो ये काफ़ी हल्का काम हो गया है। 50 जो है 50% जो है आपका काम हल्का हो गया है। 5 ही लकार आपके स्तर के हैं, काम के तो वैसे सभी होते हैं, लेकिन आपके स्तर के, आपके लिए जो उपयोगी हैं इस समय वर्तमान में हैं, वो 5 ही लकार हैं। तो 5 जो है वो शेष रह जाएंगे। अब वो कौन से 5 हैं तो वो मैं बाद में संकेत करूंगा। अभी एक बार सामान्य रूप से इन पर दृष्टि डाल रहे हैं। पहला जो लट लकार है, इसका प्रयोग वर्तमान काल में होता है। कौन से लकार का किस किस परिस्थिति में, किस किस काल में प्रयोग होता है, जल्दी से अपन इस बात को समझ रहे हैं। लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। वर्तमाने लट, आचार्य पाणिनि का सूत्र है ये कि लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में, प्रेजेंट में, कोई प्रेजेंट की बात है, कोई प्रेजेंट का वाक्य है, वर्तमान काल का वाक्य है, उसकी संस्कृत हमें बनानी है तो वर्तमान काल में लट का प्रयोग करेंगे। लिट का प्रयोग कहाँ होता है? परोक्षे लिट, जो परोक्ष भूतकाल, जिसको हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। जैसे राम के साथ रावण का युद्ध हुआ है, बहुत पुरानी बात, परोक्ष, आंखों से दूर की बात, तो उसमें लिट लकार का प्रयोग होता है। लुट, अनद्यतने लुट, जो भविष्यत काल, ऐसा भविष्यत, ये भूत के लिए था, परोक्ष भूत में लिट का प्रयोग होता है भूतकाल में। अनद्यतने लुट ये आचार्य पाणिनि कहते हैं लुट का प्रयोग कहाँ करेगा? जो आज का भविष्यत काल नहीं है। जैसे मैं कल जाऊंगा, है, कल, जब विशेष रूप से ये कहते हैं कि मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो जो आज का भविष्यत काल नहीं, अर्थात कल परसों 2-4 दिन आगे पीछे का जो बाद का भविष्यत काल है, उसमें लुट का प्रयोग करते हैं। लिट, उसके बाद में लिट कहते हैं लिट शेषे से, जो शेष भविष्यत काल है, अर्थात जिसमें कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई हुई, कोई कंडीशन नहीं है, आजकल की कोई बात विशेष रूप से कही नहीं गई है, सामान्य रूप से जो भविष्यत काल होता है कॉमन, उसमें लिट का प्रयोग होता है। लेट, इसका प्रयोग वेद में होता है। वेद मंत्रों में लेट लकार का प्रयोग होता है, लिंगार्थ है लेट। लोट लकार आज्ञा लेने देने में अथवा आशीर्वाद इत्यादि की क्रिया में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। आज्ञा, हमें किसी से आज्ञा लेनी है या किसी को आज्ञा देनी है या आशीर्वाद लेने देने में जो है लोट लकार का, इसके और भी अर्थ हैं। विधि निमंत्रणा मंत्रणा, जो विधिलिंग का प्रयोग होता है, वहाँ उन्हीं अर्थों में लोट का भी अपन प्रयोग करते हैं। तो सामान्य करके आप इतना ही समझिएगा कि लोट का प्रयोग आज्ञा लेने देने एवं आशीर्वाद इत्यादि अर्थों में लोट का प्रयोग होता है। ये जो 6 टित लकार हैं, फिर दोहरा रहा हूँ, लट का प्रयोग वर्तमान काल में होगा, लिट का प्रयोग परोक्ष भूतकाल में होगा, लुट का प्रयोग
जो भविष्यत काल आज का नहीं है, आज का नहीं होना चाहिए, कल परसों आगे का जो भविष्यत काल है उसमें लुट का प्रयोग होगा। अगर कोई कंडीशन ऐसी लगाई हुई है, मैं सोमवार को जयपुर जाऊंगा, सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, तो ऐसे वाक्यों के लिए लुट का प्रयोग होता है। लिट कॉमन भविष्यत काल, कोई भी भविष्यत काल सामान्य रूप से उसका लिट का प्रयोग कर देते हैं। लेट का प्रयोग वेद में होता है। ये भी एक प्रश्न बनता है कि किस लकार का प्रयोग केवल वेद में होता है, वेद मंत्रों में, तो वो है लेट लकार। लेट का प्रयोग वेद मंत्रों में होता है, वेद में इसका प्रयोग होता है। किस लकार का? लेट का। लोट का प्रयोग आज्ञा लेने देने एवं आशीर्वाद इत्यादि अर्थों में होता है। तो 6 लकारों के विषय में मैंने आपके सामने ये रखा है। अब बचे अपने गिंत लकार। ये जो गिंत लकार हैं इनके बारे में समझते हैं। लंग, ये भूतकाल में प्रयोग होता है लंग का। अनद्यतने लंग, जो आज का नहीं है, आज का नहीं होना चाहिए है। कुछ दिन जैसे कल परसों पिछले साल, इस प्रकार के जो इस परिस्थिति होगी, ऐसी जो अवस्था होगी, उसमें लंग का प्रयोग करेंगे। अनद्यतने लंग, ऐसा भूतकाल जो आज का नहीं है, कल परसों का था, पीछे का था, उस भूतकाल में लंग का प्रयोग करते हैं। अब सामान्य करके भी लंग का प्रयोग करते हैं आजकल की भाषा में, वो मैं चर्चा आगे करूंगा। फिर लिंग लकार। लिंग लकार के लिए सूत्र है विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीश सम प्रश्न प्रार्थना सुलिंग, इस प्रकार से सूत्र हैं। विधि मतलब सामान्य करके उसका सारांश मैं आपके सामने रख रहा हूं कि लिंग का प्रयोग जो है, लिंग लकार का प्रयोग वो आज्ञा लेने देने में भी करते हैं, आशीर्वाद में भी करते हैं, लेकिन विशेष रूप से चाहिए इत्यादि अर्थों में। आपको ऐसा करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जब कोई अध्यापक गुरुजी आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत ध्यान से उसको सुनना चाहिए, इस प्रकार की चाहिए कि जहाँ बातें आती हैं उसमें लिंग का प्रयोग। तो इसके 2 भेद कर दिए, एक विधि लिंग, एक आशीर्लिंग। आशीर्लिंग को सीमित कर दिया, वो केवल आशीर्वाद अर्थ में ही होगा, और बाकी जो शेष अर्थ हैं उसमें विधि लिंग का प्रयोग करेंगे। तो लंग का प्रयोग अनद्यतन भूतकाल में था, लिंग का प्रयोग आज्ञा लेने देने एवं जो है चाहिए इत्यादि अर्थों में था। लुंग का प्रयोग सामान्य भूतकाल में होता है, ऐसा भूतकाल जिसके साथ में कोई कंडीशन नहीं। एक भूतकाल आया था परोक्ष, जिसको बहुत पुराना है, उसमें लिट का प्रयोग अपन ने किया है। एक भूतकाल आया जो आज का नहीं है, कल परसों जिसके साथ में कोई उपाधि, कोई कंडीशन लगाई हुई है, उसमें लंग का प्रयोग। ऐसा भूतकाल जो सामान्य हो, कॉमन हो, उसमें लुंग का प्रयोग कर देते हैं। और लृंग, ये अंतिम जो है लृंग लकार, इसका प्रयोग भविष्यत काल में भी करते हैं और भूतकाल में भी करते हैं। कब करते हैं? भविष्यत भूत में विशेष परिस्थिति में करते हैं कि यदि आप ऐसा करोगे, भविष्यत काल में कब होगा? यदि आप पुरुषार्थ करोगे तो मेरिट में आओगे, प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, यदि करोगे तो ऐसा होगा। इस प्रकार के वाक्य जहां हम बनाते हैं संस्कृत के, उनमें लृंग लकार का प्रयोग करते हैं। अथवा आप ऐसे भूतकाल में यदि आप ऐसा करते, यदि आप पुरुषार्थ करते, मेहनत करते, तो आप प्रथम स्थान प्राप्त करते, मेरिट में आ जाते। लेकिन क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, इसलिए मेरिट में नहीं आए। भूतकाल में भी लृंग का प्रयोग होता है। तो ये 10 लकारों के विषय में मैंने सामान्य करके आपके सामने पूरी चर्चा करने का प्रयास किया है। अब मित्रों, थोड़ा सा संकेत मैं आपको 5 लकारों के विषय में कर रहा हूं, जिन 5 लकारों को आपको विशेष रूप से याद रखना है और जो आपके स्तर के हैं, आपके पाठ्यक्रम के अंग बने हुए हैं। वो है 5 लकार कौन से हैं? उनमें लट पहला और लिट, और ये 2 लकार जो हैं ये टित हैं, और लोट, हाँ लोट भी टित ही हो गया, लोट, लट, लिट और लोट। और उसके बाद में लंग, चौथा है लंग लकार, और 5वां है विधि लिंग लकार।
इस प्रकार से। तो ये 5 लकार हैं जिनके विषय में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि इन लकारों का ये आपके पाठ्यक्रम के अंग हैं, तो कहाँ कहाँ कब कब प्रयोग होता है। एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, लट का प्रयोग वर्तमाने लट वर्तमान काल में होगा, लिट का प्रयोग भविष्यत काल में होगा, भविष्यत काल। अब ये सामान्य करके आप समझें, सभी वर्तमान में लट का प्रयोग, सभी प्रकार का जो भविष्यत काल उसमें लिट का प्रयोग कर देते हैं। ये कॉमन आजकल प्रचलन में है, इसलिए आप इसको सामान्य करके याद रखिए। यहाँ वर्तमान काल में, वर्तमान में प्रयोग होगा, लिट जो है ये भविष्यत काल में इसका प्रयोग होगा, और लोट जो है इसका आज्ञा लेने देने, आज्ञा लेने देने एवं आशीर्वाद इत्यादि में प्रयोग होगा। लंग का भूतकाल में, भूतकाल। अब जो भी भूतकाल है सामान्य करके उसका प्रयोग कर लेंगे अपन। भूतकाल सामान्य में लंग का प्रयोग, किसी भी प्रकार का भूतकाल जो है उसमें लंग का प्रयोग, लंग में सब प्रकार का भूतकाल आप कह देंगे। और विधिलिंग जो है उसके विषय में अभी अपन ने विचार किया कि वो आज्ञा लेने देने में भी प्रयोग होता है, विशेष रूप से चाहिए इत्यादि अर्थों में विधिलिंग का प्रयोग होता है। तो ये 5 लकार लट, लिट, लोट, जिसमें 3 तो आगे टित, ये लकार जो हैं ये टित लकार आगे, क्योंकि इनके अंत में ट लगा हुआ है, इसलिए 3 लकार जो हैं वो टित हैं आपके काम के, आपके पाठ्यक्रम के, सिलेबस के, और 2 लकार जो है वो गित हैं, गित लकार हैं। इनकी संख्या 2 हो गई, वो है लंग और विधिलिंग। तो ये सामान्य करके मैंने प्रयास किया है कि पुरुषों के विषय में, लकारों के विषय में आज की कक्षा के माध्यम से मैं पूरी जानकारी आपको दे सकूं। मैंने अपनी तरफ से, अपनी ओर से ये प्रयास किया है। फिर भी आपकी कोई भी शंका रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से मुझसे संपर्क करके और आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। मैं आपके सहयोग के लिए अहर्निश तत्पर हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में बोलिए जयतु भारतम, जयतु भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।